Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 21 अप्रैल 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी TNA का PDF चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को PDF लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज उस प्रकार से PDF नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने इस प्रकार से 3 चैनल ओपन होकर आएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा हुआ है, एक के आगे UPSC और एक के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी आपको 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों ही चैनल्स को जाकर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर PDFs, करंट अफेयर का PDF, न्यूज़पेपर का PDF, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, देन उसके बाद डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह यहाँ पर करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। फिर लास्ट मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा दिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो करना क्या है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में इस वीडियो को देखना है, लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देख पाओगे आप कि हाँ मैंने कितना कुछ सीखा इस वीडियो से और इतने इतने क्वेश्चंस मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही साथ GS पेपर 3 डिफेंस सिक्योरिटी से भी आप रिलेट कर पाओगे। बात की गई है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के बारे में। यह आर्टिकल क्यों है चर्चा में, पहले मैं आप लोगों को यह दिखा देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है, एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने काफ़ी डिटेल से कवर किया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के बारे में। हुआ क्या कि यूक्रेन की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई है अमेरिका की तरफ, मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इनसे एक रिक्वेस्ट करी है। रिक्वेस्ट ये करी है कि रशिया के ऊपर ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग लगा देना चाहिए, रशिया को डेजिग्नेट कर देना चाहिए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मतलब कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो टेररिज्म हो रहा है उसको पूरी तरह से रशिया ही सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार का टैग जो है वो रशिया के ऊपर लग जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर यूक्रेन की मांग है। क्लियर हुआ? और क्या होगा अगर किसी कंट्री के ऊपर ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का डेजिग्नेशन मिल जाता है, उसको इस चीज़ का करार दे दिया जाता है, तो उसके ऊपर और भी एक्स्ट्रा सैंक्शंस लग जाएंगे। तो मतलब अगर यहाँ पर टैग मिलता है रशिया को ये वाला, तो इसकी वजह से रशिया के ऊपर और भी बहुत सारे सैंक्शंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि लगते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ? तो डिस्कस करते हैं आखिरकार इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पूरे आर्टिकल को मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिया है, चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पर पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ, तो यहीं से हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहली चीज़ क्या है, जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनके पास सारी पावर्स आ जाती हैं, सारी ताकतें इनके पास हैं कि वो किसी भी देश को इस प्रकार का टैग दे सकते हैं, किसी भी देश को यहाँ पर डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और उसी देश को करेंगे जो कि लगातार इंटरनेशनल लेवल पर जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, उसको बढ़ावा दे रहा है, उस टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि मान लो चलो किसी कंट्री को इस चीज़ का डेजिग्नेशन मिल गया, अब उस कंट्री के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग जाते हैं। लगभग आप कह सकते हो जो US है वो 4 कैटेगरीज के सैंक्शंस लगा सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर जिसको डेजिग्नेट कर दिया जाए इस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म से। अब वो सैंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला सैंक्शन है US यहाँ पर उस कंट्री को कोई भी फॉरेन असिस्टेंस नहीं देने वाला, कोई भी यहाँ पर मदद नहीं प्रोवाइड करवाएगा, तो पहला यहाँ पर सैंक्शन ये लगेगा। दूसरा, जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स वगैरह हो रहा है, जो भी बिक्री हो रही है, मतलब कि जो भी डिफेंस आइटम्स बेच वगैरह रहे और डिफेंस को लेकर ट्रेड हो रहा है, वो सब बैन कर दिया जाएगा। प्लस अगेन एक्सपोर्ट्स वगैरह के ऊपर कंट्रोल लगा लिया जाएगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे और भी पैसों के मामले में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो ये 4 प्रकार के सैंक्शंस लग सकते हैं उस कंट्री के ऊपर जिसको ये वाला टैग मिल जाता है। तो साथ ही साथ एक बात ये भी है, नीचे वाला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, मान लो इस कंट्री को ये डेजिग्नेट कर दिया गया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म से। अब इस कंट्री से कोई दूसरी कंट्री व्यापार कर रही है तो क्या कर सकता है US इस वाली कंट्री के ऊपर भी काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इतनी खतरनाक लिस्ट बनती है ये? हाँ बिल्कुल बनती है। तो क्या आज के टाइम पर कोई देश इस लिस्ट के अंदर हैं, मतलब कि किसी देश को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का डेजिग्नेशन दिया गया है, इसको टैग मिला हुआ है? हाँ। तो आज के टाइम पर इस लिस्ट के अंदर 4 कंट्री आपको देखने को मिलती हैं। वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं?
पहला आता है सीरिया। सीरिया को यहाँ पर डेजिग्नेशन दिया गया था 29 दिसंबर 1979 में। फिर आता है ईरान। ईरान को डेजिग्नेशन दिया गया था 19 जनवरी 1984 में। देन उसके बाद आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को डेजिग्नेशन दिया गया था 20 नवंबर 2017 में। देन क्यूबा। क्यूबा को वापस से डेजिग्नेशन मिला है, मतलब एक बार डेजिग्नेशन मिल चुका था, बाद में ये लिस्ट से निकला, फिर वापस से रीडेजिग्नेट किया गया इसको, और लगभग ये जो वापस से डेजिग्नेशन दिया गया था वो था 12 जनवरी 2021 में। तो ये 4 देश अभी भी इस लिस्ट के अंदर है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये तैयार हो जाता है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज कर बहुत सारे ऑप्शंस को मिक्स कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टैट्यूट्स की। स्टैट्यूट्स विच ऑथोराइज दिस डेजिग्नेशन, मतलब कि कुछ ऐसे कानून वगैरह हैं जो कि यहाँ पर प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। तो बिल्कुल आज के टाइम पर करेंटली देखें तो 3 प्रकार के आपको ये स्टैट्यूट्स या फिर ये 3 प्रकार के लॉज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि इस डेजिग्नेशन को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। सबसे पहला आता है फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1961। ये क्या करता है, ये यहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होता है, मतलब कि आपका सब जो भी हम लोग हेल्प वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी कंट्री के ऊपर, उसके ऊपर रोक लगाता है, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स द ट्रांसफ़र ऑफ मोस्ट एड। तो ये यहाँ पर हुआ। दूसरा, आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट आपको देखने को मिलेगा, AECA के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या करता है, अगेन ये भी रोक लगा देता है कि भाई जिस कंट्री के ऊपर आपने ये डेजिग्नेशन दे दिया, जिस भी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का डेजिग्नेशन मिला, तो उस कंट्री के पास एक्सपोर्ट वगैरह बंद कर दिया जाएगा, क्रेडिट्स देने बंद कर देंगे, कोई भी उधारी में पैसा नहीं मिलेगा, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देंगे, एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक्ट आता है एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लगा लिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मतलब ये 3 प्रकार के हमारे पास कानून हैं जिसका यूज़ करके हम लोग उस कंट्री को टैकल कर सकते हैं या उस कंट्री के अंदर सिचुएशन और ख़राब कर सकते हैं, उस कंट्री को सबक सिखा सकते हैं ये 3 कानून यूज़ करने के बाद में, ठीक है। जिस कंट्री को डेजिग्नेट मिल जाए उसका स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का, क्लियर हुआ। ये हमारे पास कुछ लॉज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा सिनेरियो पूरा का पूरा कि क्या क्या हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया कि एग्जैक्टली ये क्या होता है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, वो हम लोगों ने समझा। देन उसके बाद आप लोगों ने ये भी सीख लिया है कि अभी क्या चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पर बेसिकली यूक्रेन बोल रहा है अमेरिका से कि आप यहाँ पर ये लगाओ इसके ऊपर सैंक्शन और इसको यहाँ पर घोषित कर दो कि हाँ भाई यहाँ पर टेररिज्म को सपोर्ट करा इंटरनेशनल लेवल पर, क्लियर हुआ। तो ये तो हमारा अलग से न्यूज़ हो गई। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और पोर्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। अलग पोर्शन यह है कि भारत का क्या रोल रहा है रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो आपको पता है भारत का क्या रोल रहा है, पता होगा डेफिनेटली, मेरे हिसाब से तो पता होगा, हमने काफ़ी बार द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो भारत के अंदर सबसे पहला आप कह सकते हो, मतलब भारत का स्टैंड क्या रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो पहला स्टैंड यही रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब भी वोटिंग हुई है भारत ने एब्सटेन कर दिया, ना हाँ में वोट दिया ना में वोट दिया, आपको पता होगा। दूसरा आप देख पाओगे भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर भी एब्सटेन कर दिया, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी एब्सटेन कर दिया। तो ज़्यादातर जगह पर भारत ने एब्सटेन कर दिया। आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट मिल गया था इसके अंदर। तो भारत का स्टैंड कहाँ पर रहा है, आई होप आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी UNSC और UNGA के बारे में आपको बता ही दिया है ना। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा पहला आर्टिकल समाप्त होगा। आज पहला आर्टिकल काफ़ी छोटा सा था, अगले आर्टिकल पर चलेंगे। उससे पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दो और जल्दी से 2K+ लाइक्स यहाँ पर इसको पहुँचा दो। चलो आगे चलते हैं ना। जो अगला आर्टिकल होने वाला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, GS पेपर 2 से अगेन इसको रिलेट कर पाओगे। कुछ नई चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ये आर्टिकल आज से 3-4 महीने पहले चर्चा में था, राइट टू रिपेयर करके, ठीक है। अब राइट टू रिपेयर कौन सा हक है लोगों के पास में, ये हम लोग समझेंगे। तो आप लोग देख पाओगे अगेन इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, अपहोल्डिंग द राइट टू रिपेयर करके एक आर्टिकल लिखा गया है। बेसिकली ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है जिसको 3 लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। इस एडिटोरियल के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं जो कि यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। पहले हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट या फिर इशू क्या है, मतलब मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के ऊपर ये पूरा का पूरा मामला लिखा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एप्पल ने रिसेंटली यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, वो यह है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं एप्पल के, उनके पास पूरी तरह से हक रहेगा, उनके पास राइट टू परचेज रहेगा, कि मतलब अपने प्रोडक्ट के कुछ अलग से जो स्पेयर कंपोनेंट्स है वो परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को वो रिपेयर कर सकते हैं। और रिपेयर करने के साथ साथ यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी एजेंसी से रिपेयर करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी रिपेयर करवा सकते हैं।
ये यहाँ पर आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक यहाँ पर रिपेयर वाली सर्विसेज नहीं मिलती थी, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर आप देख पाओगे एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको रिपेयर करवाना है तो ऑफिशियल जाकर रिपेयर वहीं से करवाना होगा, अदरवाइज रिपेयर हो नहीं पाता है और आपका प्रोडक्ट वो बेकार होता हुआ नजर आता है। क्लियर हुआ। तो अभी राइट टू रिपेयर के बारे में चर्चा की जाती है कि भाई यहाँ पर जो कस्टमर है अगर उसने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो बेसिकली यहाँ पर उसके पास पूरे मैनुअल्स होने चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि वो अपने सामान को कैसे रिपेयर कर सके, जो कि कंपनियाँ नहीं देती हैं। तो इसी वजह से मुद्दा उठता है राइट टू रिपेयर का कि भाई यहाँ पर कस्टमर्स के पास में राइट टू रिपेयर है, अपना प्रोडक्ट खुद रिपेयर करने का हक है। तो आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी होंगी और आप यहाँ जो कंपनीज़ है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाओ इन लोगों को। लेकिन ये वाला जो मोमेंटम है वो आप देख पाओगे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज़ इंप्लीमेंट कर रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने राइट टू रिपेयर दे दिया है। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये इंडिया के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी आप लोगों को देखना होगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई रिपेयरिंग में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे जो ये रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी हो जाती है। हम लोग देख पाते हैं जैसे जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पुराना होने लगता है और भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ जाती हैं। फिर उसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी आप देख पाओगे, बहुत सारी जो कंपनीज़ है ना वो हम लोग को प्रॉपर मैनुअल्स ही नहीं देती हैं, ठीक है, कि हमें अपना प्रोडक्ट को कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। अगर हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे, क्योंकि आप थोड़े बहुत मैनुअल्स देखोगे उसमें रिपेयरिंग की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दी जाए रिपेयरिंग की तो हम लोग उसको पढ़कर अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली रिपेयर कर पाएंगे। तो दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये देखने को मिलेगा। तीसरा वही मैंने आपको बताया, नो रिपेयर मैनुअल, कोई भी रिपेयर मैनुअल नहीं देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, जब किसी कंपनी ने आपको कुछ भी नहीं दिया है, आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप अपने सामान को कैसे रिपेयर कर सकते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो यहाँ पर मोनोपोली को लेकर बैठे हुए हैं। अब मोनोपोली इकोनॉमी का अपने आप में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, मोनोपोली के अंदर यहाँ पर होता है सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मतलब कि आप कह सकते हो एक व्यक्ति बेच रहा है और यहाँ पे ढेर सारे लोग खरीद रहे हैं। इस व्यक्ति का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट के अंदर, तो उसने क्या कर दी, मोनोपोली यहाँ पर जनरेट कर ली। भाई रिपेयरिंग के लिए कुछ दिया नहीं, अब क्या होगा, आपको क्या करना होगा, आपका अगर प्रोडक्ट खराब है, आपने इस कंपनी से उठा लिया है, ठीक है, या फिर खराब हो गया तो रिपेयर करने के लिए आपको वापस यहीं पर लेकर जाना होगा। इससे क्या होगा, आप कहीं और दूसरी जगह पर जा नहीं पाओगे। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक मोनोपोली बना रखी है। तो ये चीज़ें हम लोग देख पाते हैं, ये क्रिएट हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी चार्ज कर लिए जाते हैं रिपेयरिंग के अंदर, ये आप लोग देख पाते होंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज आप देख पाओगे क्या होता है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं मान लो वो टूट गए, जल्दी टूट गए, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मतलब कोई प्रोडक्ट हमने लिया और वो जल्दी टूट गया तो इससे अच्छा तो है कि रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट ले लो। रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता पड़ता है रिपेयरिंग से, अदरवाइज उसको रिपेयर करवाओगे तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम पर आप लोग एप्पल के प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले पाओगे, ठीक है, कुछ भी ऐप पे टूटा फूटा तो फिर उसकी रिपेयरिंग में कितना खर्चा आ जाता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इससे अच्छा आप कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अक्सर आप लोग देख पाओगे बहुत सारे तरीके तौर तरीके यहाँ पर डाल देती है मार्केट के अंदर, जिससे कि जो दूसरा एंटरप्राइज है वो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट रिपेयर नहीं कर पाए। मतलब कि मान लो एक आपने इस कंपनी से, एक कंपनी से प्रोडक्ट को खरीदा और आपका जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा ख़राब हो गया, उसको रिपेयर करवाना है तो आप दूसरे से नहीं करवा पाओगे, इसी से कर पाओगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो यहाँ पर मार्केट के अंदर कर रखी हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग देख पाते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा यह है कि हमारे पास जो है रिपेयरिंग को लेकर सारी मैनुअल्स और सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं पढ़कर, या फिर एक थर्ड पार्टी से भी वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू रिपेयर का हक होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही रिपेयरिंग में वो हमने समझ लिया। अब डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं कि राइट टू रिपेयर एग्जैक्टली होता क्या है। राइट टू रिपेयर के पीछे का जो लॉजिक है ना वो यह है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है जो भी एक सामान को खरीद रहा है तो बेसिकली वो खरीद रहा है तो कंप्लीटली वो ओन करे। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर रिपेयरिंग करवाने के लिए वापस से कंपनी के पास आना पड़े, ठीक है, कहीं दूसरी जगह पर रिपेयर हो ही नहीं रहा है, उसको वापस से मजबूरन उस कंपनी के पास आना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी ओन नहीं कर रहा है उस प्रोडक्ट को। तो राइट टू रिपेयर का मकसद होगा कि भाई आप सारा सामान जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो प्रोवाइड करवाओ, जिससे कि क्या करा जा सके, वो यहाँ पर अपने आप चीज़ों को कर सके और वो प्रोडक्ट का पूरी तरह से ओनर बन पाए। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया कि भाई यहाँ पर राइट टू रिपेयर के अंदर एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि अगर एक बंदे ने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है तो उसको ख़रीदने के बाद उसको यूज़ करने के साथ साथ उसको रिपेयर करना भी आना चाहिए, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है, अपने हिसाब से। तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी कंपनीज मोनोपोली जनरेट कर लेती हैं, मतलब कि जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो खुद ही करती हैं कि भाई आपने सामान यहाँ से लिया है, यहीं पर आकर रिपेयर करवाना है, ठीक है, और दूसरी जगह पर रिपेयर होगा नहीं
और फिर उसके बाद रिपेयरिंग कराने जाते हो तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी ले लिए जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा मोनोपोली बना रखा है। नाउ ये जो मोनोपोली है इस पूरे के पूरे रिपेयर के प्रोसेस के अंदर वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के राइट का हनन है। अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको पता होगा, जो कि मानव के एक तरीके से हमारे जो कंज्यूमर्स है, खासकर हम जो सामान परचेज कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है। अब जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसी का ही यहाँ पर एक राइट है, वो है राइट टू चूज़। हमारे पास पूरी तरह से हक है चूज़ करने का, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना। हमारे पास हक है। अब तुम हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं रख रहे हो, हम किसके पास जाएं किसके ना पास जाएं, है ना। तो यहाँ पर राइट टू चूज़ का हमारे पास पूरा हक तो है, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली जनरेट करके वो हक कहीं ना कहीं वॉयलेट किया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है। क्लियर हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख पाओगे राइट टू रिपेयर के अंदर मेंशन की गई हैं। चलो राइट टू रिपेयर आपको समझ में आया। देन उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज आर्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कोई खास आर्टिकल नहीं है, लेकिन जो भी है हमें डिस्कस तो करना ही है, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। अब ये आर्टिकल आता है, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। बात यही है वैक्यूता पोर्पोइस के बारे में। अब ये क्या है, पोर्पोइस आपको इस प्रकार से ये मछली देखने को मिल जाएगी। अब चर्चा में इसलिए क्योंकि डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है, इन्होंने बताया एक्सटिंक्शन का थ्रेट देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये जो मछली है ये पूरी तरह से खत्म हो रही है और आने वाले टाइम पे ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज के टाइम पर जो ये वैक्यूटा पोर्पोइस है इसकी जो दुनिया भर में पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 के आसपास बची हुई है और पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया। 98% से डिक्लाइन देखने को मिला है इसकी जनसंख्या के अंदर पिछले 2 सालों में, पिछले 20 सालों के अंदर। तो पिछले 20 सालों में 98-99% यहाँ पर ये मछलियाँ खत्म हो चुकी हैं। इसी वजह से इनको प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डाउन टू अर्थ ने इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से कवर किया, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया गया। तो कुछ बेसिक क्या, पहले बेसिक्स को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कॉपरेशन, तो मतलब कि USCEC के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो ये मछली है वैक्यूटा पोर्पोइस, जिसका साइंटिफिक नेम है पोकोइना सिनस, ठीक है, ये बेसिकली एक्सटिंक्शन के पास, मतलब कि पूरी तरह से विलुप्त होने वाली ये प्रजाति पूरी खत्म हो जाएगी, धरती से गायब हो जाएगी प्रजाति। तो इसी वजह से इसके हालात देखते हुए हम लोग को इमीडिएटली एक रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई हम लोग इसको बचा सकें, ताकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो जीवित रह सके, ठीक है। इसको हम लोग अपने पृथ्वी पर बचा सकें, इसकी जनसंख्या को। अब ये पोर्पोइस होते क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पोर्पोइस बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे आपको कैटेकन फैमिली के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कैटेकन फैमिली के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेल हो गया, वेल के अंदर आपको पोर्पोइस, उसके बाद डॉल्फिन, बिल्कुल डॉल्फिन की तरह ही लगता है पोर्पोइस। तो डॉल्फिन का एक दूर का रिश्तेदार कह सकते हो, तो दूर का एक रिलेटिव यहाँ पर पोर्पोइस कहलाता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया बहुत लंबे समय से पोर्पोइस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जैसे कि वैक्यूटा भी हो गया जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत कम स्टडीज़ यहाँ पे की गई हैं और बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो जो तट के किनारे कोई मछली मिल गई तो उसके ऊपर हमने स्टडी करके अवेलेबल करवाई, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन इन मछलियों के बारे में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिनकी प्रजातियाँ लगातार ख़त्म हो रही है और इनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। नाउ ये जो वैक्यूटा है, जिसको हम लोग फोकोइना सिनस के नाम से जानते हैं, ये दुनिया का सबसे छोटा यहाँ पर कैक्टन देखने को मिलेगा। और उसके बाद बताया गया इसका जो नाम है वो लिटिल काऊ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके नाम का मतलब लिटिल काऊ है स्पेनिश के अंदर, ठीक है। फिर उसका साथ साथ यहाँ पे बताया गया इसके आँखों के आसपास आपको डार्क कलर की रिंग देखने को मिल जाती हैं। फिर यही इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। प्लस इसके पास बड़े बड़े फिन देखने को मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पर ये अपने आप को स्टेबल कर पाता है, ठीक है। बड़े बड़े फिन्स आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद बताया गया ये कुछ उन प्रजातियों के अंदर में आती है जो कि प्रजाति आपको सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर्स के अंदर देखने को मिलती है, मतलब गर्म पानी के आसपास आपको ये वाली प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऐसा आप लोग देख पाओगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों की तरह ही ये जो वैक्यूटा वाली है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी हद तक शाई होती है। प्लस कोई भी बोट, मतलब कोई भी आप कह सकते हो नाव जा रही है तो उसको अवॉइड करती है, उसके पास तक नहीं पहुँचती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। प्लस हैबिटेट के बारे में जानते हैं, आखिरकार ये प्रजाति कहाँ में पाई जाती है। तो ये वाली जो मछली है ये ज़्यादातर आपको नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर देखने को मिलेगी, खासकर सी ऑफ कॉर्टेज वाला एरिया मैक्सिको के अंदर जो है, ठीक है। और ये आपको ज़्यादातर शैलो वाटर्स के अंदर देखने को मिलती है, लगभग 50 मीटर अंदर। जब आप लोग मैप देखते हो तो आपको ये मैक्सिको का मैप देखने को मिलेगा, मैक्सिको से ऊपर आपको USA देखने को मिलेगा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। अब मैक्सिको के पीछे ही आपको ये वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला जहाँ पे बजाज कैलिफोर्निया सूर्य लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इन दोनों एरिया के बीच में ही आपको जो हमारा सी ऑफ कॉर्टेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सी ऑफ कॉर्टेज देखने को मिल जाएगा, यहीं पर ये ज़्यादातर मछलियाँ पाई जाती हैं। एरिया आपने देख लिया। अब इस वाले एरिया के अंदर जो मैंने भी आपको एरिया दिखाया उसमें भी 50 मीटर गहराई के अंदर ये मछलियाँ मिलती हैं।
बाकी थ्रेड्स की बात करें, इनको क्या क्या खतरा है। जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। पिछले 20 सालों के अंदर मैंने आपको बताया इनकी जनसंख्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और ये सब हो रहा है इलीगल तरीके से, जो फिशिंग हो रही है उसकी वजह से। इलीगल तरीके से यहाँ पे मछली मारी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके हालात काफ़ी ख़राब हुए। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के आने वाली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाली प्रजाति है। तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि IUCN स्टेटस डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी जानवर का पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है, आज छोटे छोटे आर्टिकल से मैंने आपको बताया है ना, कोई ज़्यादा लेंदी आर्टिकल नहीं है, कोई टिपिकल आर्टिकल आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे आर्टिकल से बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पर रिलेट कर पाओगे। बात ये गई है 40वां हुनर हाट के बारे में। अब ये PIB का आर्टिकल है। हुआ क्या, जो 40वां एडिशन है हुनर हाट का, इसका उद्घाटन किया गया अभी मुंबई के अंदर में। अब मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ। इस एडिशन के अंदर में हज़ारों जो क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन्स हैं, जो कलाकार हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आते हैं अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना जो भी उन्होंने हाथ से सामान बनाया, अपने कला दिखाई है, उन सबको यहाँ पर बेचा है। तो ये सब यहाँ पे हुनर हाट के अंदर होता है। अब हुनर हाट के बारे में आप देख पाओगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़, हुनर हाट को जो रखा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आया गया ताकि हम लोग जो एंसेस्टर्स की लेगेसी है, मतलब कि जो एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज आर्ट्स और क्राफ्ट्स किया करते थे, ठीक है, उसको हम लोग अभी भी प्रोटेक्शन में रखें, उसको हम लोग अभी भी बचा के रखें, उसको हमें प्रमोट करना है। इसी के लिए हम लोग हुनर हाट रखते हैं। हुनर हाट से क्या होता है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर पिता हो गए, उनके बाद यहाँ पर उनके दादाजी हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, उनके जो पूर्वज हो गए, वो बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपनी क्राफ्ट्स वगैरह को परफॉर्म करते थे, ट्रेडिशनल आर्ट्स करते थे, कलाकारी करते थे हाथ से, है ना। अब जो भी चीज़ें हैं उसको आगे लेकर चलने के लिए, जो भी वंश में चलता हुआ आ रहा था पहले से, उसको आगे चलने के लिए, लेने के लिए और उसी चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए यह हुनर हाट को रखा गया। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इसका थीम है वोकल फॉर लोकल, मतलब कि हम अपने कंट्री के लिए यहाँ पे सारा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर बनना चाहते हैं। प्लस उसके बाद एक चीज़ और देख पाओगे, इससे क्या हो रहा है ना, हुनर हाट की वजह से काफ़ी सारे फ़ायदे भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही हैं, ठीक है। मार्केट एक्सपोजर आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत सारे जो भी यहाँ पर लोग हैं, जो भी ये क्राफ्ट वगैरह करते थे, आर्ट स्किल्स करते थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे कलाकारी करते थे, वो अपने सामान को बनाकर लाकर इस हुनर हाट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उनको लोग यहाँ पे परचेज करते हैं। इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पड़ेगी, लोगों के पास नौकरियाँ आती हुई चली जाएंगी, खासकर आर्टिजन्स के पास में, क्राफ्टमैन के पास में, ट्रेडिशनल क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स के पास में यहाँ पर ये आप कह सकते हो कमाने का एक मौका मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, लोगों के अंदर जो स्किल्स है वो बूस्टअप होती हुई नजर आएंगी। जो भी हमारे क्राफ्टमैन, वीवर, आर्टिजन्स हैं, ठीक है, इन सब के अंदर क्या होगा, स्किल्स बूस्टअप होती हुई नजर आएंगी। वो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर और अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे जब यहाँ पर उनके काम को पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फिर उसके बाद अब इस पूरे हुनर हाट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इस पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है एक बॉडी के अंदर में, एक स्कीम के अंदर में। वो जो स्कीम है उसका नाम है उस्ताद। उस्ताद का मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर में इस पूरे के पूरे हुनर हाट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, इस स्कीम का भी मेजर मकसद ये है कि जो हमारी हेरिटेज है उसको हम लोग प्रोटेक्शन दे सके। जो भी हमारी ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के आर्ट्स क्राफ्ट्स हैं जो लोग आज के टाइम पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अपने जो है मतलब बाप दादा जो भी हैं उनकी जो एक तरीके से निशानी है वो आगे लेकर चलते हुए आ रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो उसको हम लोग भी प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर हुनर हाट को लेकर आया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, सबसे पहली चीज़ आत्मनिर्भर भारत। आप देख पाओगे जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है कि हम लोग इंडिया के अंदर इंडिया को खुद अपने पैर पर खड़ा करेंगे। जो भी यहाँ पर सामान वगैरह हम लोग बाहर से परचेज कर रहे हैं वो सब अब कुछ नहीं करेंगे, इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आत्मनिर्भर भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत होता हुआ नजर आएगा इस इनिशिएटिव की वजह से, ठीक है। फिर ये उसके बाद यहाँ बताया गया जो स्किल ट्रेनिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी ताकि वो जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब लेने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करने वाले हैं। और स्किल्स देने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया, आपको पता होगा, रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसका नाम है तेजस, ठीक है। तो ये तेजस एक स्किलिंग प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था हमारी भारत सरकार के थ्रू। इस इनिशिएटिव के अंदर भारत यहाँ पर काफ़ी सारे स्किल्ड मैन पावर को यूएई में भेजेगा और आप कह सकते हो कि बहुत सारी वहाँ पर जॉब को दिया जाएगा और आप कह सकते हो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्किल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे आप देख पाओगे। तो तेजस के अंदर ये भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, अगेन यहाँ पर हुनर हाट क्या है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके हो। बाकी आपने राइट टू रिपेयर के बारे में जान ही लिया है। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर।
नेक्स्ट आर्टिकल में अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के बारे में चर्चा की गई है, तो डिस्कस करेंगे पीएम उड़ान स्कीम क्या है। अभी यहाँ पे देख पाओगे आप, पीआईबी का आर्टिकल है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की उड़ान स्कीम है, इस उड़ान स्कीम को सेलेक्ट कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब इस अवार्ड के लिए यहाँ पर इस स्कीम को सेलेक्ट किया गया। इस स्कीम का नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, अब इस स्कीम को सेलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, ये ध्यान रखना है, खासकर इनोवेशन की कैटेगरी के अंदर इसको सेलेक्ट किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इसको यह अवार्ड मिलेगा 21 अप्रैल को, दैट इज़ सिविल सर्विसेज डे। ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे कि आज जो हमारा 21 अप्रैल है, आज के दिन ये अवार्ड देने के बारे में चर्चा की जा रही है। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये जो अवार्ड है इसके बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी गई। जैसे कि इस अवार्ड को लाया गया था 2006 में हमारी सरकार के थ्रू। खासकर ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? देखो, ये अवार्ड किसी भी कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया उसको दिया जाता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ हटकर काम किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, कुछ नया इनोवेटिव काम किया है। उसके बेसिस पर यहाँ पर उस स्टेट या फिर उस सेंटर के ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाता है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का। नाउ ये जो अवार्ड है इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर एक ट्रॉफी होती है, स्क्रॉल होता है और 10 लाख रुपए का इंसेंटिव भी दिया जाता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो पाता है, उनको ये अवार्ड देते हैं। तो अभी किसको मिला ये अवार्ड? ध्यान रखना, उड़ान स्कीम को, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को सेलेक्ट किया गया है इस वाले अवार्ड के लिए, प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि उड़ान स्कीम क्या है, हमें ये भी बताओ। देखो, उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था एज अ आरसीएस। आरसीएस क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, मैंने आपको बता रखा है पहले, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की तरह हम लोग इसको पहले लेकर आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में 2016 के अंदर स्कीम को लाया गया था, ताकि हम लोग एक एविएशन मार्केट को थोड़ा सा डेवलप कर सकें। लेकिन क्या हुआ, इस स्कीम का मेजर फोकस यही रहा कनेक्टिविटी को बनाया जा सके। तो हमने यहाँ पर क्या करा, उड़ान स्कीम के अंदर आप देख पाओगे मेजर फोकस यही रखा गया है, हम लोग कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा दें, खासकर एरोप्लेन को हम लोग एरोप्लेन वाले रास्ते को कनेक्ट कर दें। इसी वजह से नाम इसका उड़ान दिया गया है। अगर आप लोग देखोगे, इस स्कीम ने फोकस किया है अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स जो है हमारे देश के अंदर, उनको यहाँ पे वापस से रिवाइव किया जाए, उनको नया किया जाए। अब यहाँ पे अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स कौन से हैं? देखो, अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लाइट निकलती है, और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स ऐसे आपको देखने को मिलता है जहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं चलता वहाँ पर। तो आप कह सकते हो एयरपोर्ट्स बिल्कुल काम के नहीं है, बेकार से हैं। ठीक है, मरे हुए एयरपोर्ट्स हैं, उनको यहाँ पर जीवित करने का काम करेगा, उनको वापस से रिवाइव करेगा। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। ये उड़ान स्कीम का मेजर काम क्या है? वापस से उन एयरपोर्ट्स को चलाना। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, इसी स्कीम के अंदर में काफ़ी सारा जो इंसेंटिव्स वगैरह है, काफ़ी पैसा यहाँ पर सेंटर की सरकार से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से आता है और एयर ऑपरेटर से, ताकि हम लोग क्या कर सकें यहाँ पर अपने इस ऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। और खासकर जो अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स ये होते हैं जहाँ पर एक दिन के अंदर एक फ्लाइट चल रही है, और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं चल रहा, वहाँ पर कोई भी फ्लाइट उड़ती नहीं है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली उसको हम लोग अच्छा कर सकें, ये हमारा मेजर फोकस है उड़ान स्कीम के अंदर में। अब उड़ान के क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं, उड़ान ने कैसा काम किया, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आज की तारीख तक लगभग 387 जो रूट्स हैं और 60 एयरपोर्ट्स हैं, उनको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और आप कह सकते हो जिसमें से जो 100 रूट हैं, 100 रूट तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, जबकि पहले के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से हमारी इतनी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, मेघालय, ठीक है, नागालैंड, ये सारे जो स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, इनसे कनेक्टिविटी को हमने काफ़ी अच्छा कर लिया है। लगभग 100 रूट्स आज के टाइम पर ये नॉर्थ ईस्टर्न तक जाते हैं। इन रूट के माध्यम से हम लोग एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन से उड़कर इन सारे स्टेट्स में पहुँच सकते हैं। बाकी इस कृषि उड़ान स्कीम के अंडर में बात करें तो जो 16 एयरपोर्ट्स हैं, 16 एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन की जो भी एग्रीकल्चर चीज़ें हैं उसको एक्सपोर्ट करेगा, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। इसलिए 16 एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। वहाँ से क्या होगा, इन एयरपोर्ट से यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो हमारा प्लेन के अंदर सामान वगैरह है वो रख के हम लोग दूसरी जगह पर पहुँचाएंगे। खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप देख पाओगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट निकल कर आता है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो कम समय में एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह पर पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एरोप्लेन से जाएंगे तो इसके ही अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो उड़ान का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है हमारी इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि ये आपको इकॉनमी के अंदर काफ़ी बड़ी हेल्प करता हुआ नज़र आने वाला है। तो उड़ान स्कीम क्या आपको समझ में आ गया। तो उड़ान स्कीम को अभी चूज़ किया गया है किसके लिए,
तो मैंने आपको बता दिया ये जो अवार्ड है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड इसके लिए। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स थे। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नाउ फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके साथ वीडियो के लास्ट में लगाए जाते हैं। तो आज वीडियो अगेन छोटा सा ही रहा है, कोई बात नहीं, जो भी रहा हम लोगों ने कुछ ना कुछ डिस्कस कर ही लिया है। वीडियो रेगुलर रहनी चाहिए, ये मेरा मेजर गोल था। बाकी जो 21 अप्रैल है, अब आज के क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है आपको 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट के अंदर में। वो 4 कंट्रीज़ के नाम क्या है, उन चारों कंट्रीज़ के नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन, डैश स्कीम, मतलब एक स्कीम है जिसको अभी सेलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उस स्कीम का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एक फ़िश है जिसका नाम है वकेटा पोर्पोइस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये बेसिकली जो पोर्पोइस है ना, ये एक्सटिंक्शन के पास में विलुप्त होने वाली है, प्रजाति खत्म होने वाली है, तो उसका साइंटिफिक नेम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो 40वां एडिशन है हुनर हाट का, इसका अभी उद्घाटन किया गया कौन से स्टेट के अंदर, तो आप लोग उस स्टेट का नाम बताओगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बताया गया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 वाला, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली हो रही है रिपेयरिंग को लेकर, जैसे एक कंपनी है उसी के पास आप अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कर पाओगे अच्छे से, तो जो रिपेयरिंग के लिए मोनोपोली पूरी की पूरी इन्होंने यहाँ पर जनरेट कर रखी है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर के एक राइट का हनन करती है। तो कस्टमर का वो कौन सा राइट है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में ही रिकग्नाइज़ किया गया है, तो उस राइट के बारे में आपको बताना है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोग को आगे प्रोवाइड करवा दें, चाहो तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आज वीडियो छोटा सा ही है, रिविजन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं, ठीक है। आज बेसिकली मेरे हेड में भी काफ़ी हद तक पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपने रिविजन को आज नहीं रखेंगे, बाकी जो क्वेश्चन थे मैंने आपको लगा दिए हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे आर्टिकल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी कोई और क्योंकि देखो बीच में क्या हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ बीच में देखने को मिले नहीं। कल का जो हमारा इनफैक्ट न्यूज़पेपर का एनालिसिस था द हिंदू के अंदर, वहाँ पर भी आर्टिकल्स जो है वो काफ़ी कम थे, आपको पता होगा हमने डिस्कशन किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने क्या करा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं निकाल के वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रही थी। तो ऐसे ही मैंने आज भी किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे मिली थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर कवर कर दी हैं। ओके नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।